आज हम पढ़ेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर की बात करें तो यहाँ पे सिरोसिस ऑफ लिवर इज़ वन ऑफ द 10 लीडिंग काज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में टॉप 10 लीडिंग काज ऑफ डेथ में से सिरोसिस ऑफ लिवर भी एक मेन काज है। इट रिप्रेजेंट द irreversible end stage of several diffuse disease causing hepatocellular injury and characterized by following four feature। यहाँ पे इरिवर्सिबल एंड स्टेज होगी और साथ में सेवरल बहुत सारी डिफ्यूज़ डिसीज़ेज भी होगी साथ में। इसके अलावा उन डिसीज़ के कारण क्या हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर इंजरी, लिवर की इंजरी होगी और इसके 4 मेन फीचर्स रहते हैं। पूरा लिवर इन्वॉल्व होगा, इंटायर लिवर इन्वॉल्व होगा। द नॉर्मल लोबुलर आर्किटेक्चर ऑफ द हेपेटिक पेरेंकाइमा इज़ डिसऑर्गेनाइज। जो हमारा लिवर का पेरेंकाइमा है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इर्रेगुलर बाउंड्स ऑफ फाइब्रोसिस। यानी कि यहाँ पे कैसे बनते हैं, नोड्यूल बन जाते हैं और ये नोड्यूल आपस में सेपरेट रहते हैं फाइब्रोसिस के बोन के द्वारा। इट अकर्स फॉलोइंग हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस ऑफ वेरिंग इटियोलॉजी। यहाँ पे हेपेटोसेलुलर लिवर का नेक्रोसिस हो जाएगा बहुत सारी इटियोलॉजी की वजह से। तो पूरा लिवर इन्वॉल्व हो रहा है। लिवर का आर्किटेक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोबुलर आर्किटेक्चर है उसमें वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। नोड्यूल बन रहे वो फाइब्रोसिस के द्वारा सेपरेट रहेंगे और साथ में यहाँ पे हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा बहुत सारी इटियोलॉजी की वजह से। पैथोजेनेसिस देखें इसकी तो जो सिरोसिस है इसमें बहुत कुछ प्रोसेस का कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे पहला है हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस हुआ, उसके बाद उसकी हीलिंग होती है फाइब्रोसिस के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनसेटरी रीजनरेटिव नोड्यूल्स, यहाँ पे नोड्यूल्स बनते हैं और लास्ट में चेंजेस इन वस्कुलर पैटर्न ऑफ हेपेटिक पेरेंकाइमा। जो लिवर पेरेंकाइमा है वहाँ पे वस्कुलर पैटर्न में कुछ चेंजेस होंगे। पहला है फाइब्रोजेनेसिस, तो लगातार डिस्ट्रक्शन होता रहता है लिवर सेल, हेपेटोसाइट लिवर सेल्स का लगातार डिस्ट्रक्शन होता रहता है, जिससे कि जो नॉर्मल लोबुलर हेपेटिक पेरेंकाइमा है वो कोलैप्स हो जाती है। अब उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने लगता है नेक्रोटिक सेल्स लिवर सेल में। जब पहले नेक्रोसिस हुआ उसके चारों तरफ फाइब्रोसिस हो जाता है नॉर्मल लोबुलर हेपेटिक पेरेंकाइमा कोलैप्स होने की वजह से, और फिर रीजनरेटिव नोड्यूल बनते हैं। तो जो हेपेटोसाइट सर्वाइव कर जाती है, जो बच जाती है, जिनका नेक्रोसिस नहीं होता, वो स्टिमुलेट करती है ग्रोथ के लिए और प्रोलिफरेशन के लिए, कि ताकि वो और बहुत सारी हेपेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो, उनकी ग्रोथ हो, प्रोलिफरेशन हो ग्रोथ फैक्टर की वजह से। अब दिस कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द फाइब्रस नोड्यूल। पर ये जो सेल्स बन रही है केवल नोड्यूल तक सीमित रहती है और हेपेटोसाइट बनने के और प्रोलिफरेशन होना नोड्यूल्स तक सीमित रहेगी, नोड्यूल ही बन पाएंगे। तो इन नोड्यूल्स को कहते हैं रीजनरेटिव नोड्यूल्स, क्योंकि रीजनरेशन के दौरान बने हैं। अब वस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ, जो डैमेज हेपेटिक पेरेंकाइमा है उसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस नोड्यूल, वहाँ पे नोड्यूल बन गए। अब इस नोड्यूल्स बनने के बाद वहाँ पे क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगेगी और ये जो न्यू ब्लड वेसल है ये सेपरेट रहेगी फाइब्रस सेप्टा के द्वारा। इस जो कि पोर्टल ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी वेसल्स के द्वारा इन द पोर्टल ट्रैक्ट एंड देन द ब्लड इज ड्रेन इन द हेपेटिक वेन। फिर वो पोर्टल ट्रैक्ट से होते हुए जो ब्लड है वो हेपेटिक वेन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नोड्यूल्स बने उनके लिए ब्लड वेसल्स बनी और ब्लड वेसल्स में क्या होगा, न्यू वेसल्स बनी और वो फाइब्रस सेप्टा के द्वारा सेपरेटेड थी। उनके अंदर फाइब्रस सेप्टा बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको ब्लड सप्लाई होगा और साथ में जो वीनस ड्रेनेज है वो हेपेटिक वेन तक जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, माइक्रोनोडुलर और मैक्रोनोडुलर। मैक्रोनोडुलर मिक्स, ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। माइक्रोनोडुलर यानी कि इसका साइज़ जो है नोड्यूल का 3 mm से कम, मैक्रो यानी 3 mm से ज़्यादा, और मिक्स वाले में दोनों का फीचर रहेगा, माइक्रो प्लस मैक्रो। इटियोलॉजिक एजेंट जैसे कि एल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, बाइलरी सिरोसिस, पिगमेंट सिरोसिस, सिरोसिस इन विल्सन डिसीज, कार्डियक सिरोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी सिरोसिस, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस, मिसलेनियस सिरोसिस जैसे मेटाबॉलिक, इन्फेक्शियस और क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। अब इसके कॉम्प्लिकेशन
पोर्टल हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव हेपेटिक फेल्यूर, सेटोरिया, गॉलस्टोन इन्फेक्शन, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेमेटोलॉजिक डिरेंजमेंट, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, मस्कुलोस्केलेटल एब्नॉर्मलिटी, क्रोनिक रिलेप्सिंग पेनक्रियाटाइटिस। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला हम देखते हैं नोड्यूल के बेस पे, जैसे कि माइक्रो नोडुलर जो होता है 3 mm से कम साइज होगा उसका, और रेगुलर रहेंगे वो, बट जो मैक्रो वाले वो रहते हैं वो इरेगुलर रहेंगे। स्मॉल रहते हैं बट जो मैक्रो वाले हैं वो लार्ज रहेंगे। फिर यहाँ पे माइक्रो नोडुलर जो है वो डिफ्यूज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल हेपेटिक लोब्यूल्स, जो लीवर के सारे लोब्यूल्स है वो इन्वॉल्व होंगे। नोड्यूल बन रहे हैं थिक फाइब्रस सेप्टा के द्वारा, वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे और पोर्टल सेंट्रल ट्रायड से कनेक्टेड रहेंगे। अब जो माइक्रो नोडुलर सिरोसिस है वो एल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर आता है। जो एटियोलॉजी के टाइप में जो एल्कोहलिक सिरोसिस है वो माइक्रो नोडुलर में रखा है। और इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंट इम्पेयर्ड कैपेसिटी ऑफ रीग्रोथ और सीन इन द एल्कोहलिज्म में ऐसा ही होता है, एनीमिया ओल्ड एज में। अब जो मैक्रो नोडुलर वाला है वो साइज उसकी वेरिएबल रहती है, 3 mm से ज़्यादा होती है, इरेगुलर, और सेम पोर्टल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल वेन के द्वारा ये स्पेयरिंग रहेगा इसमें। जो मैक्रो नोडुलर सिरोसिस है वो उसमें कौन कौन से आएंगे एटियोलॉजी वाले, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इसी के अंदर आता है। फिर मिक्स्ड वाला सिरोसिस, इसमें माइक्रो भी रहेगा और मैक्रो नोडुलर भी रहेंगे। एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन में एल्कोहलिक लिवर डिसीज, जिसमें कि एल्कोहलिक स्टेटोसिस यानी फैटी लिवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और एल्कोहलिक सिरोसिस, ये तीनों स्टेज आती हैं। फिर पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में मैक्रो नोडुलर सिरोसिस, पोस्ट हेपेटिक सिरोसिस, और इसके अलावा लार्ज इर्रेगुलर ब्रॉड बॉन्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में क्या होगा, यहाँ पे मैक्रो नोडुल होता है और ये लार्ज इरेगुलर तो रहेंगे क्योंकि मैक्रो वाला भी लार्ज इरेगुलर था। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के बॉन्ड के द्वारा वो बंधे रहेंगे। और इसके अलावा तीसरा है बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द लॉन्ग कंटिन्यू कोलेस्टेसिस और इंट्राहेपेटिक और एक्सहेपेटिक ओरिजिन, यानी कि यहाँ पे गॉलस्टोन की वजह से ये होता है बाइलरी सिरोसिस। ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। सिरोसिस इन विल्सन डिसीज, इसमें क्या होता है, कॉपर अकुमुलेशन हो जाने की वजह से कॉपर का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसीज होती है, जिसे विल्सन डिसीज कहते हैं। कॉपर मेटाबॉलिज्म न होने की वजह से कॉपर अकुमुलेट हो जाता है टिश्यू में, लिवर, ब्रेन, आइस में। कार्डियक सिरोसिस में क्या होगा, राइट साइडेड कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर की वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशन आएगा, कार्डियक सिरोसिस। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, इसमें 3 साल से 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों में होता है। ठीक है, और सिरोसिस ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ग्लाइकोप्रोटीन। अब हेपेटोसाइट के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सिंथेसाइज होना था, तो यहाँ पे मोस्ट पोटेंट प्रोटीएस इनहिबिटर, मतलब ये प्रोटीएस को इनहिबिट करता है, पर जब इसकी कमी हो जाती है तो एम्फाइसीमा और सिरोसिस होता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से सिरोसिस और एम्फाइसीमा। पिगमेंट सिरोसिस इन हेमोक्रोमेटोसिस, यानी कि आयरन अकुमुलेशन है पेरेन्काइमल सेल्स में, इसकी वजह से पिगमेंट सिरोसिस होता है। और हीमोक्रोमेटोसिस जो है वो आयरन स्टोरेज डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है।